बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होने लगा है और अदालतों तांगे खाली, कचहरियों आने लग पे ने। ये क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान किस तरह कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। और चौधरी शजाद जो हैं वो बन गए हैं जनाब डॉन, जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उन्हें हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया फैसला और चौधरी परवेज लाही का गया है पत्ता कट। इस पर बात करेंगे। और फिर चौधरी परवेज लाही ने जो खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया है गैर कानूनी तौर पे, अरबों रुपए इधर उधर किए, किक बैक्स ये वो, और फिर लाफसरों का तकर्रर, वहां क्या गपले हुए हैं। और शेख रशीद साहब जिनका ससुराल है, वो कहते हैं कि जनाब जेल मेरा ससुराल है, वो हो गए रूपोश। खौफजदा हैं किस बात से, उन्हें डर है कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। भतीजा जो है वो उसको वो कह रहे हैं कि यार देखिए मुंडिया कितने फंस ना जाइए, किस तरह की खबरें आ रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब केपी के जो गवर्नर हैं, उन्होंने जो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप तारीख दे दें किस तारीख को इलेक्शन करवाने हैं केपी में सूबाई असम्बली के। तो इतला ये है कि उन्होंने खत लिख दिया है और ख़त में उन्होंने कहा है कि जनाब 15, 16, 17 अप्रैल जो मुनासिब समझें ये देख लें। लेकिन साथ ही इससे बहुत सारे लोग ये तासर ले रहे हैं कि शायद 15, 16, 17 अप्रैल को वहाँ इलेक्शन हो जाएंगे, इनमें से किसी एक तारीख को केपी में। लेकिन मेरी जो इतला है उसके मुताबिक उन्होंने कोई पक्की डेट नहीं दी। जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं और माहौल का भी जिक्र किया है, अमन अमा का भी जिक्र किया है कि जनाब देख लीजिए कि अगर इन तारीखों में मुमकिन है सिक्योरिटी भी यकीनी बनाना है और फिर वही आइनी मसाइल जो हैं वो आड़े आएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने वो उस ख़त के बाद पता ये चला है कि अजलास बुला लिया है आज 1 फरवरी को, वहाँ जायज़ा लिया जाएगा इंतज़ामात का। और उस ख़त की रोशनी में अगर ख़त और इलेक्शन कमीशन को मिलाकर देखा जाए और फिर आइन की मुख्तलिफ दफ़ात जिनका जिक्र कर रहे हैं वफाकी वज़रा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं तारीखों को 15, 16, 17 को इलेक्शन हो, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बीच में झूल छोड़ा है गवर्नर साहब ने। उन्होंने ये पक्की तारीख नहीं दी है। उन्होंने कहा जिन तारीखों को अगर मुमकिन है तो करवा लें, और मुमकिन के हवाले से उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दे दी हैं कि इन तजावीज़ पर ज़रा गौर कर लीजिए। और दूसरी बात, शेख रशीद साहब जो रूपोश हैं, तो भाई जी वो आपको पता ही है, कल भी इसका जिक्र किया था मैंने अपने विलाग में कि थाना आपपारा में किसी साहब ने दरख्वास्त दे दी हुई है कि आसफ अली जरदारी पर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इमरान खां की सिपाही दे दी हुई है, तो वो जनाब आपपारा वाले पड़े हुए हैं पीछे इनके। शेख रशीद साहब के जनाब आए, पेश हो। इस्लामाबाद पुलिस ने जो ताज़ा तरीन ट्वीट किया है इसके हवाले से, शेख रशीद साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब कल शाम 4 बजे, यानी 1 फरवरी को शाम 4 बजे तक का हम वक्त दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने वक्त दिया है, उसके बाद से ये रूपोश हैं। तो उन्होंने कहा जनाब वो 4 बजे तक आप आ जाएं कल, वरना फिर कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा, फिर हम जो भी करना होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बिलवास्ता तौर पर पैगाम भिजवाया है कि मुझे तो इस साजिश का इल्म नहीं, और मैंने तो इमरान खान का जो बयान था उसकी बुनियाद पे ये बात की थी। तो बहरहाल इन्होंने एक दरख्वास्त वहाँ जमा करवाई है अपने वकील के ज़रिए, सरदार शहबाज खां के ज़रिए, और उसमें इन्होंने यही बात की है कि मैंने आज खुद कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। और दूसरा, उन्होंने जो दरख्वास्त गुज़ार है उसमें जो मुद्दई मुकदमा दर्ज करवाने गया है उसके बारे में कहा कि उसने अपनी शनाख्त गलत ज़ाहिर करने के लिए गलत शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास कुछ शवाहद हैं, मैंने तो बस इमरान खान के जो बयान है उसकी रोशनी में वो बात कर दी थी। यानी शेख रशीद साहब कह रहे हैं मैंने तो इमरान खान के कहने पे ये कहा है, तो फिर शेख रशीद के बयान पे इमरान खान के खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। जो कल भी मैंने मुख्तलिफ दफ़ात का जो ताज़ीरात पाकिस्तान की थी उनका जिक्र किया था कि 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। और फिर शेख रशीद साहब जो है जाए ना, वो कहते हैं ससुराली हैं और मेरे ये हैं वो है। वो शेख रशीद साहब के गिर्द भी ये भी मैंने कहा था भोंपू बंद करने हैं, तो वो लाल हवेली वाले में भी फंसे हुए हैं, यहाँ भी ये अब छुपते फिर रहे हैं कि ना मुझे पुलिस कहीं पकड़ के ना ले जाए, FIR दर्ज ना हो जाए। मैंने बुढ़े बारे ख़राब ना करो,
मैंने बूढ़े बारे ख़राब ना करो। हाँ, इस तरह की वो चीखें तरले शरले मार रहे हैं और ज़ाहिर है कैमरे के सामने तो बुड़के मारती हैं वो। आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे पेशावर से, परवेज़ खट्टक वगैरह, इमरान खान बनी गाला में छुप गए थे और ये बड़े भागम भाग एक मोटरसाइकिल पे बैठ के आए थे और फिर एक डीएसएनजी पे चढ़ गए थे, नाला इनका लटक रहा था हज़ारबंद और फिर ये भागम भाग। ये अंदर से तो बुज़दिल है ना, कि इनको पता है कि मेरे पीछे किसने आना है। ये वो अपने बंदों को नहीं बचा पा रहे, तो शेख रशीद के बारे में तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है इमरान खान के दिल में। जैसे वो कहते हैं ठगों की यारी, वो यारी तो आपस में भी होती है लेकिन एक दूसरे को ठगने के चक्करों में भी होते हैं। इस तरह का इनका कोई मामला है। और बाकी दूसरा वो जो मैं कह रहा हूँ कि इनके तांगे जो हैं वो कचहरियों खाली आने लग पे ने। वो मोहसिन नकवी वाला मामला इन्होंने चैलेंज किया हुआ था, 27 जनवरी को तारीख वहाँ पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में असद उमर साहब सेक्रेटरी साहब ने और उन्होंने कहा था कि जनाब मोहसिन नकवी को हटाया जाए और उसमें कोई मुदल्लल बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने रजिस्ट्रार ने जानी सुप्रीम कोर्ट के जो है उन्होंने एतराज़ लगा दिया कि जनाब ये आपकी दरख्वास्त तो काबिल समाअत ही नहीं है। एक तो ये कि ये पता नहीं चलता, आपने वजह नहीं बताई, ये मुफादा अमा की दरख्वास्त कैसे है। वो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है, आइनी दरख्वास्त दायर की जाती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये एक तो ये मुफाद आमा का केस हो, दूसरा उसमें बुनियादी इंसानी आइनी हकूक़ का मामला हो। वो कहते हैं वो आपने तो बताया ही नहीं कि कौन से हकूक़ जो हैं वो इससे मजरू हो रहे हैं और फिर मुतलका फोरम से भी आपने रजू नहीं किया और फिर आपने सीएम पंजाब को फरीक बना लिया और आइन के आर्टिकल 248 के तहत सीएम को फरीक बनाया नहीं जा सकता। आइन में लिखा हुआ वैसे, ठीक है ना। तो मोहसिन नकवी को फरीक आपने कैसे बना लिया? अच्छा, इसी दरखास्त में उन्होंने कई मैंने बताया था कि लपेटा डालने की कोशिश की हुई है कि राजा रियाज का जो अपोजिशन लीडर है उसकी नामजदगी उसको ख़त्म करने की बात भी इसमें है, दरखास्त है। इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान जिनका तकर्रर राजा रियाज की मशावरत से हुआ है उनको भी चैलेंज किया हुआ था उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा जनाब भाई साहब ये जो दरखास्त है इसकी ज़बान ही नहीं ठीक, उनका थोड़ा लबो लहजा ही ठीक नहीं है, इस तरह अदालत चो मंगीदा चलो दौड़ो। बहरहाल आप ये अपील करेंगे और अपील में फिर ये मैंने पहले दिन कहा था कि ये अपना चाओ जो है ना शौक परवेज़ लाई साहब या पीटीआई पूरा कर ले मोहसिन नकवी को निकलवाने के लिए या हटाने के लिए। तो मैंने कहा था ये हम ख्याल बेंच में भी अगर चले जाते हैं तो जो इनकी ख्वाहिश जो है ये पूरी नहीं है। फिर फवाद चौधरी साहब वाला मामला, वो कभी ये होता था कि जनाब अदालतें बैठी रहती थी शाम 7 बजे तक, जनाब अब आए अब वहाँ प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ था खास जमानत पे, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ना रिकॉर्ड आया, अदालत ने कुछ इंतज़ार किया और इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं जो मुद्दई हैं उनके वकील थे और बाबर मान साहब बड़ा रौला शौला डालते रहे कि प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो गए, ये हो गए प्रोसिक्यूटर के। भाई अदालत को चाहिए कि इन्हें कहें भाई इस तरह की सियासी बातें नहीं, अगर कानून का कोई नुक्ता है तो बताएं। ये आप सियासी अखाड़ा बना लेते हैं अदालत को, जब भी आते हैं कानून के बजाय सियासत में दलाल देना शुरू कर देते हैं बाबर मान साहब। बाबर मान साहब ऐसे जिसको फंसाना चाहते हैं ना उसको सियासी बयान दे के फंसा भी लेते हैं। पीपल्स पार्टी वालों को इसने कैसे फंसाया था, अपना लाइसेंस भी वैसे इनका मुअत्तल हो गया था, वो नोटिस मिल लिया कख ना हिलिया, इस टाइप की बातें जाती और फिर भाग गए थे जब वो केस चल रहा था खत लिखने वाला स्विस गवर्नमेंट को। उसके बाद ये और जो सेक्रेटरी ला थे इनके पीर मसूद चिश्ती दोनों गायब हो गए थे। और तीसरा जो तांगा मैं कह रहा हूँ कचहरियों खाली आ गया, वो जो तोशाखाना वाला केस है जो इस्तगासा भेजा हुआ है, रेफरेंस भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने कि उस पर जनाब जो अदालत है सेशन कोर्ट इस्लामाबाद उसने कहा भाई जी अगली पेशी जो है ना ये होगी 7 फरवरी। 7 फरवरी की तारीख दे रहे हैं, 7 फरवरी तक अबूरी रिलीफ दे रहे हैं इनको जो जमानत का है। वो कहते हैं लत्तां टुटियां हैं अगर तुरे ना तो लत्त फ्रैक्चर होने का खतरा, डॉक्टर ने कहा 4 हफ्ते मजीद रेस्ट करो। खान साहब ने खुद कहा था 2 हफ्ते, अब 2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम, शायद 2 हफ्ते के करीब टाइम तो हो ही गया नहीं, लेकिन इनकी टांग ठीक नहीं हो रही और वो कहते हैं जनाब वो बीमार हैं और डॉक्टर कहते हैं कि 4 हफ्ते मजीद लगेंगे। और जब ये आखिरी दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है ये वाइंड अप करना था उस वक्त तो जिस स्टेज पे पहुंच गए थे जब इन्होंने ये कहा था कि हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। बहरहाल वो अब उन्होंने कहा जनाब 7 फरवरी को जो है ना वो फर्द जुर्म आयद हो जानी है। इन्होंने कहा जनाब वीडियो लिंक के जरिए ले लिया, उन्होंने कहा वीडियो लिंक कोई नहीं, कानून सारे लिए बराबर है। खान साहब
ظاہر ہے باقی لوگ اگر جاتے ہیں, مجھے اور آپ کو اگر ایسا یہ سہولت نہیں ملتی تو خان تے خود کہندا ہے کہ انصاف سارے لیے برابر ہونا چاہیے, تو پھر برابری واسطے جاؤ نا, پیش ہو جا کے اتنے جا کے دسو انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں 7 فروری کو ہم لگائیں گے, اور وہ کیس کافی مضبوط ہے. اس میں جو دفعات شفات لگائی گئی ہیں اس میں 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. اور آئین کے آرٹیکل 61H کے تحت اگر کسی کو اخلاقی گراوٹ, جیسے جرائم ہیں, اخلاقی گراوٹ کا قانون ہے یہ معاملہ ہے نا, اگر سزا ہو جاتی ہے کم از کم 2 سال, تو پھر وہ 5 سال کے لیے نہل, یعنی وہ 3 سال اگر فرض کریں کہ 3 سال سزا ہوتی ہے, تو جب سزا پوری ہوگی 3 سال وہ, اس کے بعد مزید 5 سال انہیں انتظار کرنا پڑے گا الیکشن لڑنے کے لیے. یعنی اگر سزا ہو جاتی ہے تو 8 سال کے لیے بندہ گیا, اگر 3 سال سزا ہو جاتی ہے. اور پھر ٹیریان والا جو کیس ہے اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا جناب میں بیمار ہوں اور میری ملاقات نہیں ہو سکی. عمران خان سے اب پتہ چلا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے ان کی, اور اس کی 2 فروری تاریخ ہے. اور جمائمہ والا جو ڈیکلیریشن تھا وہ بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہوا ہے. جو عمران خان نے ڈیکلیریشن دیا تھا پاکستان سے ٹیسٹ کروا کے بھجوایا تھا وہاں امریکہ میں, تو وہ بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہوا ہے. الیکشن سر پہ آگے ہوئے ہیں, 6 فروری سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہونے والے ہیں, اور خان صاحب نے 33 حلقوں سے الیکشن لڑنا ہے. اور وہاں بھی یہ توشہ خانہ والا معاملہ بھی آئے گا, ٹیریان والا معاملہ بھی آئے گا. دیکھیں اب کیا بنتا ہے خان صاحب کے ساتھ. اور وہ جو کہتے تھے نا خان صاحب کی منجی ٹھوکنی ہے, اور شاید وہ منجی ٹھوکنے والے ترخان جو ہیں وہ اب ہو گئے متحرک, اور خان صاحب کا وہ انہوں نے اپنی بس جو ہے وہ چلنے نہیں دینا, یہ وہ کہہ رہے ہیں منجی ٹھوکنے والے ترخان. اب آتے ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنا جو رنگیلا شاہی یا نادر شاہی دور ہے اس میں انہوں نے وہ چمڑے کے سکے چلائے ہیں, اندھا دھند استعمال کیا ہے اپنے اختیارات کا. اور اب اس کی کوئی انکوائری شکوائری اندر خطے ہو رہی ہے, اور کچھ حساس اداروں کی رپورٹیں بھی ہیں, ان کی انکوائریاں بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, اور اندھا دھند فنڈز جو ہیں وہ دیے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو. 1 ارب روپے تک کے ترقیاتی فنڈ تو تقریباً تمام پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لوگوں کو, ایم پی ایس کو انہوں نے دیے, اور جس کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا. انکوائری ہوگی تو معاملہ سامنے آئے گا. اور کچھ لوگوں کو 2 ارب روپے بھی فنڈز دیے جو بہت ہی چہتے تھے. اور پھر وہ گجرات والا جو ایشو ہے وہ بھی پھنس سکتے ہیں اس میں کہ گجرات کو ڈویژن بنانے کا, اصل میں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ گجرا والا جو ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ جناب نون لیگ کا گڑھ ہے, تو اس کو ادھر ادھر کرنا تھا, ووٹ جو ہیں تقسیم کرنے تھے. تو وہاں 30-40 کلومیٹر دور وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب اچھی دے کے آواز مارو نا, گجرا والا کھڑے ہو کے کسی مسجد منار تو گجرات والے منہ کر کے تو گجرات آواز پہنچ جاتی ہے کسی وڈے منہ والے بندے دی. انہوں نے تو ایک وزیر کا, سابق وزیر کا نام لیا تھا, اگر وہ وہاں کھڑا ہو کے آواز مارے. تو بہرحال وہ اتنا قریب تھا, اور اس کے گجرا والا کے جو اضلاع تھے وہ توڑ کے گجرات میں شامل کرنے کی جو کوشش, اگر اس پہ اسٹے ہو گیا ہوا ہے, روک دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے, لیکن اندھا دھند فنڈز وہاں بھی, منڈی بہاؤدین اندھا دھند فنڈز. اور پھر جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے ماسٹر پلان لاہور, ماسٹر پلان 2050 جو عدالت لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے کیا ہوا ہے, عمل درآمد روکا ہوا ہے, اس میں تقریباً 24 ارب روپے کے گھپلے ہیں, کیک بیکس, رشوت, مال بنانا. جیسے وہ ان کے بھٹی صاحب ہیں, ان پہ محمد خان بھٹی صاحب پہ جو الزام ہے, اور ایک وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ کوئی 46 کروڑ سے زائد جو رقم ہے وہ کیکس بیکس, اور ان کے, اور وہاں 2 لوگ بھی موجود ہوتے تھے, سیاستدان مونس صلاحی اور علی افضل سائی صاحب, تو وہاں بھی انہوں نے. اور راوی اربن جو پروجیکٹ ہے نا, راوی ریور راوی اربن پروجیکٹ جو ہے, اس میں بھی اربوں روپے کے گھپلے ہیں. اور وہ جتنے بھی پیسے اب تک خرچ ہو چکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان ہی, یہ منصوبہ ہی, پروجیکٹ ہی ناقابل عمل ہے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف کے دور میں اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی بنی تھی اور اس کو ناقابل عمل منصوبہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اب وہاں بھی یہ انہوں نے عوام سے زمین ایکوائر کر رہے ہیں
اور दे रहे हैं प्राइवेट डेवलपर्स को, तो ये भी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और मास्टर प्लान जो है 2050 वो भी इसको रिवर अर्बन प्रोजेक्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या तक़वियत देने के लिए था। ये सारे मामलात जो घपले शपले हैं, इनकी इंक्वायरियाँ चनक्वारियाँ जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं आगे, और ये तकरीबन कोई 1 खरब रुपए के राउंड अबाउट माल जो है ये मुख्तलिफ लोगों ने जो बनाया है इलीगल तरीके से, करप्शन के ज़रिए। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कम से कम 50 अरब रुपए की करप्शन जो है या घपले हैं वो पकड़े गए हैं अभी तक, और अभी इंक्वायरी हो रही है। ज़ाहिर मज़ीद सबूत वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि ये मामला खुलेगा तो इसमें बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम आएंगे, बड़े बड़े डेवलपर्स के नाम भी आएंगे, और फिर वो उनका नाम तो आना ही आना है, वो बुशरा बीबी का और वो फराह गोगी साहबा का, फिर इमरान खान साहब का, और वो इमरान खान साहब के वो जो उनके हैं निकाह खां मोहम्मद सईद खान मुफ्ती साहब, उन्होंने एक मज़ीद इंटरव्यू दे दिया है जवेद चौधरी को। उसमें उन्होंने फिर कह दिया जनाब हाँ जी बिल्कुल जनाब, इन्होंने मुझसे छुपाया था। अगर इमरान को पता था इद्दत वाली बात का तो फिर वो भी गुनाहगार हुए, और ओन चौधरी और जुल्फ़ी बुखारी उसमें गवाह थे निकाह में, और ओन चौधरी ये कह चुके हैं कि खान को पता था, और खान ने मुझे कहा था कि जनाब, मैंने जब कहा कि जनाब इद्दत का इंतज़ार कर लेते तो उसने कहा कि नहीं, बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि ऊपर से हुक्म आया, ऊपर को हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, नौज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बहरहाल अब जो इन्होंने एक और घपला किया हुआ है, परवेज़ इलाही साहब ने, ये मैंने वीलॉग किया था, मैंने खबर ब्रेक की थी कि ये 30 सीटें क्रिएट कर रहे हैं एडवोकेट जनरल ऑफिस में, और इन्होंने की उसमें 20 असिस्टेंट एडवोकेट्स जनरल और 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं इन्होंने सीटें क्रिएट की, हालांकि ज़रूरत ही कोई नहीं थी वहाँ पे। जब ये इनका दौर था पीटीआई का, उस्मान बुज़दार का, तो वहाँ 68 जो थे लॉ ऑफिसर थे एडवोकेट जनरल के अलावा। एडवोकेट जनरल के अलावा ये 68 लॉ ऑफिसर थे, उनमें से 23 एडिशनल थे और 45 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। और एडवोकेट जनरल की जो मुराद और सारा कुछ मिल मिला के 12 लाख रुपए महीने में पड़ता है एडवोकेट जनरल। और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल वो एक जो है वो पड़ता है 6 लाख में, और बल्कि 6 लाख से ज़ायद, और असिस्टेंट जो है वो 5 लाख रुपए से ज़ायद महाना की मुराद तनख्वाह वगैरह लेता है। तो वो पहले ही 68 थे, और इन्होंने 30 मजीद बीच में डाल दिए, यानी 98 लॉ अफसर थे और 99 हो गए एडवोकेट जनरल को मिला के। और जिन अदालतों में पेश होना होता है हाई कोर्ट में, वो तमाम बेंचेस में जजों की तादाद है 41-41, और उससे भी कई गुना ज़्यादा। और फिर 2-3 ये मुख्तस हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। बाकी देख लें या फिर कितना, वहाँ तो इतने कमरे भी नहीं थे जो 98, मैंने कहा ना कि 98 लॉ ऑफिसर हो गए, तो यहाँ तो इतने कमरे ऑफिसर्स भी नहीं थे, बिठाना कहाँ था। वो आते थे और बस निकल जाते थे अपनी सैर सपाटे करके, बस सिर्फ एक तनख्वाह लेते थे। और फिर जो मौजूदा हुकूमत है इसने इन तमाम को कर दिया बरतरफ, और बरतरफ करने के बाद इनकी जगह इन्होंने कोई 55 के करीब नए लॉ ऑफिसर मुकर्रर कर दिए, और वो जो जिनको निकाला था वो चले गए हाई कोर्ट में, और मिस्टर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब ने दे दिया स्टे, और 7 फरवरी उसकी रखी हुई है तारीख। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि जो नए 55 रखे हैं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी बहाली से, यानी वो भी रहेंगे और ये भी रहेंगे। यानी यूं अगर उस जजमेंट को देखा जाए तो उसके बाद 98 पहले वाले और 55 ये नए वाले, 153 लॉ अफसर हैं वेले। वो अगर उनको कहना जनाब आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो सारे इकट्ठे नहीं हो सकते एडवोकेट जनरल ऑफिस में, जगह नहीं बचनी। तो ये जनाब मामला चल रहा है यहाँ पे। और वो जो 30 बंदों को जो नवाजना था इन्होंने कि 30 एमपीओ तो कम से कम कवर हो जाते हैं ना, एक एमपीए के एक बंदा, एक किसी मनपसंद
ब्यूरोक्रेट का एक बंदा इस तरह मिला के इन्होंने जो 30 बंदे वहाँ रखे थे, ये सूरत बनी हुई है। और ये कानून ये कहता है कि ये जो कहते हैं ना जब इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया हुआ है और 2 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी रोशनी में कि डे टू डे वो काम करेगा जो केयर टेकर वज़ीर आला होगा, लेकिन साथ ही उसमें ये है कि जो भी सियासी तैनातियाँ हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएंगी। और ये तमाम सियासी तैनातियाँ होती हैं और ये जो लाफसरों की होती हैं, और हर ये हुकूमत की ये उसका पास ये उसका हक है, राइट है उसका कि वो जिसको चाहे अपना वकील मुकर्रर करे। अब मौजूदा हुकूमत कुछ और मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहती हो, ये एडवोकेट जनरल जो मौजूदा एडवोकेट जनरल अहमद वैसा, ये वहाँ जाकर उसके उल्ट चले जाएँ। अब ये हुकूमत है, उसने एक और नोटिफिकेशन कर दिया हुआ है कि जो पुराने ला अफसर हैं वो हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, तो ये यानी वो वेले रहेंगे, तनख्वाह ले जाएंगे। और ये सारा किया दरा, ये इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर केयर टेकर आती है गवर्नमेंट तो वो रिज़ाइन दे के चले जाते हैं। और आइन के आर्टिकल 140 में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि गवर्नर की खुशनुदी तक एडवोकेट जनरल काम करेगा, उसमें ना केयर टेकर का जिक्र है ना दूसरे का जिक्र है। और साथ ही ये लिखा हुआ है कि जनाब जो गवर्नर है वो उसकी एडवाइस पे, सीएम की एडवाइस पे काम करेगा। पहले अहमद वैद साहब हमजा शहबाज के दौर में स्टे लेके बैठे हुए थे जनाब कि गवर्नर के अलावा वज़ीर आला कर नहीं सकता। वो गवर्नर उमर सरफराज चीमा कहेगा तो मैं जाऊँगा, वज़ीर आला मुझे नहीं निकाल सकता। वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था ना, काम से रोक दिया था। महकमा कानून ने एक नोटिफिकेशन कर दिया था सीएम की मंजूरी से। अब ये सारा इशू बना हुआ है। बहरहाल ये भी अब इसकी जो एडवोकेट जनरल वाला इशू है, इसकी जनाब समाअत कर रहे हैं मिस्टर जस्टिस आसम हफीज़ साहब। वो कह रहे हैं जनाब कि वो जूनियर रहे हैं अजमत सईद के, और बहरहाल अजमत सईद साहब का भी रहे होंगे, हम ख्याल जजों में वो अजमत सईद साहब का भी नाम है, पनामा बैंक वो उसमें लीक्स वाले बेंच में भी शामिल थे वो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि आसम हफीज़ साहब जो है अजमत सईद साहब के कहने पे चल रहे हैं, तो मे भी आजकल में ये फारग हो जाए केस या फिर इंट्रा कोर्ट अपील में जाए मामला। और चौधरी शजात वाली जो बात मैंने की थी ना कि चौधरी शजात साहब जो है वो डॉन बन गए हुए, ये जो मर्जी कहते रहे। कामल अली आगा ने कहा कि अब 26 जनवरी को हमने तो इलेक्शन करवा दिया था, इलेक्शन करवा के चौधरी वजाहत हुसैन को बना दिया था सदर, और मैं जनाब बन गया जनरल सेक्रेटरी, और चौधरी परवेज़ लाही बन गया सूबाई सदर वगैरह वगैरह। वो हमारा ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन इनका जो मैंने जजमेंट से अंदाज़ा लगाया है, जो इलेक्शन कमीशन ने बहाल किया है, इन्होंने कुछ जुलाई में 28 या 29 जुलाई को इन्होंने एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुला के ना 2 नंबर तरीके से, तो उनको इन्होंने वो हटा दिया था, चौधरी शजात को सदारत से और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरीशिप से, और फिर वो चले गए इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला महफूज किया हुआ था अगस्त में, वो उन्होंने अब सुना दिया है कि जनाब वो जो उनको हटाने का तरीकाकार था वो गलत था, तो वो नहीं बन सकता। वो मैं कह रहा हूँ डान कैसे कि उनको हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनकी जो शुरुआत करती है मामला का कि किसी को हटाना है नहीं हटाना, वो करती है सेंट्रल वर्किंग कमेटी इनके आइन के मुताबिक। उसके अरकान है 200, उनमें से 150 तो जो इनकी जनरल काउंसिल है वो मुंतखब करती है, और 50 अरकान जो है वो सदर करता है। और सदर के पास ये भी एक इख्तियार है चौधरी शजात के पास कि वे उसमें मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। और उसके जो ओहदेदारान हैं, पार्टी ओहदेदारान, उनके अलावा जो कोरम है ना, उसमें 40 मेंबरान का जो है वो मौजूद होना ज़रूरी है। यानी चौधरी शजात के पास जो 50 बंदे हैं वो उनको बुला के, वो जो इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुला के अपने जो उन्होंने नामजद किए हुए बंदे हैं, अब दोबारा फिर नामजद कर सकते हैं, कुछ को हटा सकते हैं, कुछ को ला सकते हैं, वो काम चला सकते हैं। और दूसरा फिर वो जो वर्किंग कमेटी है वो मामला भेजती है जनरल कौंसिल में मुस्लिम लीग जो है इनकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसको हम काफ लीग कहते हैं उर्फ़ आम में। तो फिर ये कौंसिल का इख्तियार है सदर का चुनाव। जब वर्किंग कमेटी जो है सेंट्रल वर्किंग कमेटी वो ही आगाज़ नहीं करेगी मामले का, मामला भेजेगी नहीं अपना वो कौंसिल को, तो फिर कैसे हो सकता है। और वर्किंग कमेटी जो है उस पर इजारादारी एक तरह से जो भी सदर हो उसकी बनती है। और फिर इन्होंने वो बताया ही नहीं जनाब, जो वहाँ पूछते रहेंगे ना बताएं, जो आप कहते हैं कि जो इजलास था वर्किंग कमेटी का उसमें कौन कौन शामिल था, कौन लिस्ट तो दे ना, ताकि हम पता करें कि बंदे थे कि नहीं।
وہ بندے وہ تھے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پورے ہیں، ہو ہی نہیں رہے، انہوں نے دی نہیں، تو انہوں نے اڑا کے مارا پرے۔ اب بھی جو میں نے ذکر کیا ان کے جو کنسٹیٹیوشن ہے اس حوالے سے، تو وہ سارا اختیار جو ہے وہ شجاعت صدر کے پاس ہے، یہ ان کو اس طرح نہیں ہٹا سکتے جو موجودہ ان کا آئین ہے، پارٹی آئین، اس کے تحت۔ اور وہ جو سانحہ ہے وہاں پشاور والا، اس حوالے سے میرا خیال کچھ سخت اقدامات کیے جانے والے ہیں۔ کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے کابینہ کا، وفاقی کابینہ کا۔ اور یہ جو عمران خان صاحب ایک گند ڈال گئے تھے مذاکرات والا اور ڈیل دینے والا اور دفتر کھولنے کی باتیں کرنے والا، اور پھر وہاں سے کوئی لاکھوں لوگ جو ہیں واپس بلا کے یہاں آباد کرنے کی باتیں کرنے والا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ، اور پھر 100 سے زائد جو بندے ہیں جن میں سزائے موت کے قیدی بھی تھے ان کو رہا کیا انہوں نے ٹی ٹی پی کے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اب جو ان کے اگینسٹ کوئی بھرپور قسم کا جو ہے جو فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔